नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल आज की जो खबर है, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है और सेकुलरिज्म को तबाह व बर्बाद किया जा रहा है और दस्तूर की पामाली की जा रही है। और ये कौन कर रहा है? क्या ये वोट चोर कर रहा है या चोर चौकीदार कर रहा है? ये सवाल सारा हिंदुस्तान पूछ रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि अगर राहुल गांधी हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर है कहते हैं तो हम तो इससे इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि वजीर आजम है वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर नहीं है, कोई गली के लीडर नहीं है। तो बहरहाल वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत पर शदीद तनकीदों का सिलसिला जारी है। और खास तौर पर आप देखेंगे कि ट्रंप ने अब तक 35 मरतबा यह कह दिया है कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी करवाई है। उसके बावजूद हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी में बकौल अपोजिशन कायदीन के इस बात की हिम्मत नहीं है कि वो ट्रंप को झूठा करार दें, ट्रंप को दरोगो करार दें और कहें कि झूठ बोल रहे हैं ट्रंप। या अब दो चीजें हो सकती है, एक तो हमारे वजीर आजम झूठ बोल सकते हैं या ट्रंप झूठ बोल सकते हैं। और इसका फैसला बीजेपी कायदीन को करना होगा और खुद आवाम को करना होगा कि झूठा कौन है। क्योंकि ट्रंप बार बार कह रहे हैं, एक नहीं दो नहीं 35 बार कह चुके हैं कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी करवाई है। उसके बावजूद हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर खामोशी का ताला पड़ा हुआ है। और ये ताला मणिपुर के वक्त भी पड़ता है, ये ताला उस वक्त भी पड़ जाता है जब मुसलमानों को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ये ताला उस वक्त भी पड़ जाता है जब राहिबाओं को गिरफ्तार किया जाता है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमात दायर किए जाते हैं। यहां तक कि एक 77 साला राहिबा की इज्तिमाई इस्मत रेजी भी की जाती है। ये ताला उस वक्त पड़ता है जब आप देखेंगे कि शर्जील इमाम, उमर खालिद, मौलाना कलीम सिद्दीकी जैसे लोगों को झूठे मुकदमात में फंसा दिया जाता है। और फिर आप देखेंगे कि ऐसे लोग भी हैं जो एक दिन में जमानत हासिल कर लेते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, जो आज की जो सबसे अहम खबर है वो इसलिए मैं कह रहा हूँ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसलिए खामोश है, लेकिन हम उनकी तारीफ करते हैं कि राहुल गांधी ने उनके बारे में कहा कि वज़ीर आज़म यानी अटेंशन डाइवर्ट जो पॉलिसी अख्तियार करते हैं वो इस कदर यानी मक्काराना अंदाज में, इस कदर होशियारी के साथ अंजाम देते हैं कि महसूस नहीं होता कि असल मसला क्या है। दुनिया में अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान के जो मसाइल है, आखिरी मसाइल बेरोजगारी का मसला है, आप देखेंगे कि महंगाई का मसला है, फिरका परस्ती का मसला दरपेश है हिंदुस्तान को। लेकिन अब सबसे बड़ा जो मसला दरपेश है वोट की चोरी है। और ये वोट चोर कौन है आपको राहुल गांधी ने बता दिया है। तो बहरहाल आज इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक अपोजिशन कायदीन ने एक जबरदस्त एहतजाजी रैली निकाली, लेकिन उसे ट्रांसपोर्ट भवन के पास रोक दिया गया। और आपको यही बता दूं, ना सिर्फ रोक दिया गया बल्कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और संजय रावत के साथ साथ आप देखेंगे कि टीएमसी के कई अरकान को, महुआ मोइत्रा और कई ऐसे कायदे अरकान पार्लियामेंट है जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। और आपको यह भी बता दूं कि हिंदुस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि एक नहीं दो नहीं और लोकसभा और राज्यसभा के कम अज कम सज्जाद साहब 300 अरकान पार्लियामेंट ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। और आपको यह भी बताना जरूरी है कि जहां तक महुआ मोइत्रा का सवाल है या फिर यानी सीमा देवी का सवाल है या कांग्रेस के संजना जाटू और ज्योति माई का सवाल है, उन लोगों ने ट्रांसपोर्ट भवन के पास जो रुकावटें खड़ी की थी उस पर चढ़ने की भी कोशिश की। और आपको अंदाजा कीजिए किस तरह की सियासत हो रही है। और हमारे वज़ीर आज़म खामोश हैं और जो इलेक्शन कमीशन तो ऐसा लग रहा है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है और अपोजिशन कायदीन उसका पीछा कर रहे हैं। तो बहरहाल हम चलते हैं सज्जाद साहब से और पूछते हैं कि सज्जाद साहब, ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? आखिर वोट चोर अपनी गलती मानेगा या उसको सजा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? देखिए, गलती अगर मानना होता तो फिर इस तरह से जो है अरकान पार्लियामान को हिरासत में नहीं लिया जाता। यकीनन आपने जो कहा है कि 300 अरकान पार्लियामेंट, तारीख में एक नया इनकलाब है ये कि पार्लियामेंट के अहाते से इन्होंने जो है जो इलेक्शन कमीशन के
दफ्तर है, मरकज़ी दफ्तर है, उसके लिए मार्च शुरू किया था इन्होंने, लेकिन कुछ ही देर बाद इनको जो है हिरासत में ले लिया गया है। पहले तो रुकावटें खड़ी कर दी गई पार्लियामेंट के बाहर, और फिर जो है जब ये रुकावटें तोड़ के आगे बढ़े, जब ये अरकान पार्लियामेंट, तो फिर उनको जो है हिरासत में ले लिया गया। और साफ़ तौर पे जो है हिरासत में लेते हुए साफ़ तौर पे कहा गया कि उनकी सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए जो है हम उनको आगे बढ़ने नहीं दे सकते। जबकि अपोजिशन लीडर, कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाज़ाब्ता टाइम ले लिया था। टाइम लेने के बावजूद उन्हें मिलने नहीं दिया गया और उनको हिरासत में लिया गया, और दीगर अरकान पार्लियामेंट को भी आगे बढ़ने नहीं दिया गया, उनको रास्ते ही में रोक दिया गया। और फिर उनको जो है कई दर्जनों, जैसा कि अभी आपने कहा, दर्जनों अरकान को जो है हिरासत में लिया गया और गाड़ियों में भर भर के उनको जो है जेल खाने में मुंतकिल किया गया, जेल खाने या पुलिस स्टेशन, बहरहाल जो कुछ भी हो। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि मुल्क की तारीख का एक बड़ा एहतजाज था 300 अरकान पार्लियामेंट का। अब देखिए ये मसला क्या है, मसला ये है कि वोट की चोरी के हवाले से राहुल गांधी ने गुज़िश्ता हफ्ते पार्लियामेंट के बाहर कहा था कि मुझे ऐसा डेटा मिला है कि अगर ये डेटा मैं ज़ाहिर कर दूं तो एक बहुत बड़ा जो है बम धमाका होगा, एटम बम कहा था उन्होंने, एटम बम फटेगा। तो उन्होंने कहा था, तो उसके जवाब में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा था कि अगर आपके पास बम है तो फोड़ते क्यों नहीं, अगर आपके पास बम है तो फोड़ते क्यों नहीं। फिर उसके बाद राहुल गांधी ने बम फोड़ा और देखा, दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जो मतलब एक लिस्ट में कैसे कैसे नाम थे। जी हाँ। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक हैरत जाहिर की कि बहुत सारे नाम तो ऐसे हैं, किसी वोटर के नाम के साथ फादर का नाम नहीं है तो किसी वोटर के नाम के साथ एड्रेस नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है कि वोटर का नाम है लेकिन उसके फादर का नाम नहीं है, वोटर का नाम है लेकिन वहाँ पे एड्रेस, मकान नंबर नहीं है। उन्होंने कहा कि मकान नंबर की जगह ABCD लिखा हुआ है, जी, DD BB इस तरह से जो है लिख दिया गया है, बाई A बाई C बाई D, बिल्कुल। और जो है फादर के नाम की जगह ABCD, वहाँ भी ABCD लिख दिया गया है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी गलती हुई और वोटर लिस्ट जारी की गई, ऑनलाइन जारी की जाती है जैसा कि आप देखते हैं, ID कार्ड, वोटर ID कार्ड जारी किए गए और ये वोटर ID कार्ड चल भी गए और जो है लोगों ने वोट भी जो है दे दिया। ख़ास तौर पे जो है बेंगलोर के, सेंट्रल बेंगलोर के हल्के महादेव के बहुत सारे उन्होंने लिस्ट निकाली, 2 हल्कों के बारे में बताया, महादेव हल्के की लिस्ट निकाली है उन्होंने। और राहुल गांधी ने पूरे चैलेंज के साथ कहा, उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे पास जो डेटा आया है उस डेटे के हिसाब से 25 पार्लियामानी हलकों में बीजेपी ने वोट चोरी करके जीत दर्ज की है। मतलब ये कि बीजेपी हार गई थी पूरी तरीके से। देखिए आज भी बीजेपी इख्तिदार में है, अगर मोदी तीसरी बार वज़ीर आज़म बन के आए हैं तो साफ जाहिर है, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहारे वो जो है आज इख्तिदार में बैठे हैं, आज सीट पे बैठे हैं। तो चंद्रबाबू नायडू और जो है नीतीश कुमार का सहारा है, तो उस सहारे की बुनियाद पे, उस बेसाखी की बुनियाद पे वो इख्तिदार में आज बैठे हैं। वरना तो देखिए सिर्फ यूपी में ही 35 सीटें वो हार गए थे और आलम ये हो गया था कि ख़ुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सीट जो है वो हार रहे थे, सीधे सीधे हार रहे थे। और फिर जो है बीच में आपको भी मालूम है, सबको पता है कि काउंटिंग रुकवाई गई, बाज़ाब्ता काउंटिंग के अमल को सुस्त किया गया, काउंटिंग के अमल को रोका गया 3-4 घंटों तक, उसके बाद सुस्त किया गया और फिर ऐसी सिचुएशन बनाई गई कि फिर जो है वोट चोरी का कमाल वहाँ दिखाया जा सके। तो यकीनन जो है बीजेपी की जीत भी आज मशकूक हो गई है कि वो आवाम की मकबूलियत से या वोटों से नहीं जीते हैं, बल्कि इलेक्शन कमीशन की जो है मेहरबानी से जीते हैं। ये बात आज साबित हो रही है। देखिए ये जो एहतजाज कर रहे थे राहुल गांधी के साथ, पूरे लीडरों ने तशवीश ज़ाहिर की है वोट चोरी पे। सारे लीडरों ने कहा है कि जमहूरियत का कत्ल है और उन्होंने तशवीश इस बात की ज़ाहिर की है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिर आगे जो है जमहूरियत कैसे कायम रहेगी, बरकरार रहेगी।
उनका ये सवाल है। और इसी सवाल को लेके वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जा रहे थे, लेकिन उनको हिरासत में ले लिया गया और उनसे कहा गया कि अब आगे नहीं बढ़ सकते। और दूसरा अलमिया ये है रियाज साहब कि राज्यसभा और लोकसभा में जो है एसआईआर के मामले को लेकर, बिहार में जो एसआईआर चल रहा है, जो वोट रिवीजन चल रहा है, उस मामले को लेकर भी अपोजिशन परेशान है। और देखिए आज वो हो गया है, राज्यसभा का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक एसआईआर का सवाल है, एसआईआर के मसले पर ज़बरदस्त गहमा गहमी दिखी जा रही है और अपोजिशन अरकान को हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नुमायाँ हैं। संजय रावत को भी गिरफ्तार किया गया। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि 300 अरकान पार्लियामेंट अपोजिशन के एहतजाजी धरना निकालते हैं, रैली निकालते हैं, तो उन्हें रोक दिया जाता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि वो सड़कों पर बैठ जाते हैं। और सज्जा साहब, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट की जो फेरिस्त राजगन पर नज़रसानी है, उस सिलसिले में अपोजिशन ने जो बैनर सामने हुए थे उस पर लिखा था एसआईआर प्लस वोट चोरी इज इक्वल टू मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी एसआईआर जमा वोट चोरी मसावी है जमहूरियत के कत्ल से। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए इस तरह के नारे भी हुकूमत पर असरअंदाज नहीं हो रहे हैं। मोदी हुकूमत बिल्कुल खामोशी अख्तियार की हुई है। और ये अपोजिशन ने यह भी सवाल किया है कि आखिर हुकूमत एसआईआर पर खामोशी क्यों इख्तियार की हुई है। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जो भी अहम मसला होता है, मोदी हुकूमत ख़ासतौर पर हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंतहाई खामोशी अख्तियार करते हैं। और आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह मानदाना रवैया हिंदुस्तान के खिलाफ अपनाया है, हिंदुस्तान के खिलाफ ऐसा लग रहा है कि वो इंतकामी कार्रवाइयाँ करते जा रहे हैं, लेकिन हमारे मोदी जी खामोश हैं हमेशा की तरह। जबकि मोदी जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसी दानिशवाराना शख्सियत को मनमोहन सिंह की बजाय यानी खामोश रहने वाली शख्सियत करार देते थे, लेकिन अब तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। खासतौर पर आप देखेंगे कि मणिपुर में जिस तरह ईसाइयों के गिरजाघरों को जलाया गया, उनकी ख़वातीन की इस्मत रेजी की गई, उनके बुरहाना परेड करवाए गए, उस पर भी अगर मोदी जी खामोश है तो फिर आप क्या कह सकते हैं कि हमारी जमहूरियत क्या हिंदुस्तान में जिंदा है। हालिया अरसे के दौरान जस्टिस कटजू का एक आर्टिकल आया था फ़लस्तीन के एहतजाज पर, और उन्होंने मुंबई में फ़लस्तीनियों के तायीद में एहतजाज की इजाज़त ना देने पर पुलिस को निशाना बनाते हुए कहा, सवाल किया था क्या हमारे देश में, क्या हमारे मुल्क में जमहूरियत जिंदा है। लेकिन एक बात सज्जा साहब, आज की जोर धरने की सबसे अहम बात यह रही कि पप्पू यादव जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि पार्लियामेंट को फौरी तहलील कर देना चाहिए, क्योंकि अब 300 अरकान पार्लियामेंट सड़कों पर आए हैं और इलेक्शन कमीशन पर वाज़ेह तौर पर वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसे में तमाम चीज़ों को तहलील कर दिया जाए तो खुद इलेक्शन कमीशन की भी तश्कील जदीद अमल में आ सकती है, इंतखाबात हो सकते हैं। और बीजेपी जो नारे लगा रही थी अब की बार 400 पार और 240 तक महदूद हो गई। सिर्फ कर्नाटक में 25 पार्लिमानी हलकों पर बीजेपी ने बेईमानी के जरिए, बददयानती के जरिए कामयाबी हासिल की। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी सिर्फ 215 नशस्तों तक महदूद हो सकती थी। लेकिन आप हरियाणा की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, ईवन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हल्के पार्लिमानी हल्के वाराणसी में कई लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया, खुद बीजेपी कायदीन ने कहा कि अगर हम बदगुमानी नहीं करते, हम हेरा फेरी नहीं करते तो वज़ीर आज़म की इज्जत को यानी धक्का लगता और उनकी इज्जत चली जाती। कहीं आप परेशान होंगे कि इज्जत को धक्का लगेगा, वो इज्जत अलग बात है क्योंकि ये पॉलिटिकल इज्जत का सवाल है सज्जाद साहब। ये देखिए बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा सवाल है जी कि वोट चोरी के इतने मामले सामने आए। अब देखिए बेंगलुरु के हवाले से जब राहुल गांधी ने डेटा जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेज दिया वहाँ के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जी। और कहा कि आप जवाब दाखिल करें, अपने जो आपने जो इल्ज़ामात लगाए हैं हम पे उसके सबूत के तौर पे जवाब दाखिल करें। तो इलेक्शन कमीशन ने सबूत मांग लिया है। राहुल गांधी ने तो दो टोक अंदाज में आज कहा है कि हम जो है डेटा चोरी का जो मामला लेकर आए हैं वो पूरे सबूतों के साथ लेकर आए हैं, हम ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हमारे पास पूरे सबूत मौजूद हैं और इन सबूतों को हम इलेक्शन कमीशन के हवाले करेंगे। लेकिन हमारा सवाल ये भी है कि जब हम सबूत दे देंगे तो क्या इलेक्शन कमीशन उन सबूतों को मानते हुए जहाँ जहाँ भी जो है वोट चोरी हुई है, जहाँ जहाँ भी धांधली हुई है, क्या वहाँ जो है इलेक्शन कमीशन जो अरकान है वहाँ के उन अरकान की अहलियत को ख़त्म करेगा?
जी जी, ये एक अहम सवाल है। और एक बात उन्होंने कह दिया है कि डिजिटल फॉर्मेट में क्यों नहीं देता इलेक्शन कमीशन, क्यों डर रहा है भाई इलेक्शन कमीशन? 10 साल के जो तफसीलात हैं, 10 साल की जो वोटर लिस्ट है वो डिजिटल फॉर्मेट में दे दिया जाए तो तब राजीव गांधी जो है, सॉरी राहुल गांधी जो हैं वो उसको साबित भी करेंगे। और इलेक्शन कमीशन को जिस तरह उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया, कोई मामूली इल्ज़ाम नहीं है, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने वोट चोर कहा है। अब आप अंदाजा, ये इतना बड़ा इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पर लग गया है। मैं समझता हूं कि जिंदगी भर इलेक्शन कमीशनर साहब मौजूदा जो हैं उनके माथे पर यह दाग रहेगा कि राहुल गांधी ने उन्हें चोर कहा है, वोट चोर कहा है। और हम तो इस इत्तेफाक नहीं करते, फिर भी राहुल गांधी ने उन्हें वोट चोर कहा है। तो ये वोट चोर का जो उनको धब्बा लगे रहेगा उनके पेशानियों पर, तो आप अंदाजा कीजिए कि सारी नस्लें अफसोस का इजहार करेंगी। देखिए पहले ये होता था कि बूथ कैप्चरिंग होती थी, रिगिंग होती थी और लोगों को जो है मतलब एक गुंडों को भिजा के जो है बूथ कैप्चर किए इवन ईवीएम भी उठा लिया जाए। और सियासी पार्टियां ये काम करती थी अपने अपने हल्के में। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन खुद जो है इस काम में मुलविस हो जाए तो एक कितनी तशवीशनाक बात है। आप बहुत ही खतरनाक बात, आप सोचिए कितनी तशवीशनाक बात है। आज 300 एमपी ऐसे ही सड़क पे नहीं आए हैं। जी जी, हर एमपी को इस बात का खतरा लाहक है कि अगर आज हम एहतजाज नहीं करेंगे तो कल को बीजेपी फिर से मनमानी करेगी और फिर से इख्तिदार हासिल करके दोबारा जो है दिल्ली में आके अपना हुक्मरान बन के बैठ जाएगी। जी जी जी। तो यकीनन देखिए उनका तो साफ तौर पे कहना है कि जब आपको वोट ही नहीं दिया गया, जब आपको मैंडेट ही नहीं गया, तो फिर आपने जीत कैसे दर्ज की। अखिलेश यादव का भी बयान मैं सुन रहा था। अखिलेश यादव ने तो दो टोक अंदाज में कहा है, अखिलेश यादव ने तो दो टोक अंदाज में कहा है कि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से जो है वोटों की चोरी की और जो है अपने आप को फतेह याब कर लिया। तो उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत जारी की गई थी कि बीजेपी के लीडरों को हराना नहीं है। तो ये अखिलेश यादव खुल के कह रहे हैं। अजी सज्जाद साहब, सिर्फ ये इंतखाबी जो चोरी नहीं हो रही है यहाँ पर, बिल्कुल इंसाफ की भी चोरी हो रही है, अदालतों पर भी डाका डाला जा रहा है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि मालीगांव दहशतगर्दाना धमाकों में जो मुलविस थे मुजरिमीन, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। और एटीएस के महाराष्ट्र के सरबरा हेमंत करकरे, हम उन्हें सलाम करते हैं, आन जहानी हेमंत करकरे यानी अमर कर दिया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया 2008 के दहशतगर्दाना हमलों के दौरान। और आपने देखा कि उनकी अहलिया भी बाद में चल बसी और उनका बेटा जो है मजबूर हो बेबस होकर रह गया। उनका मतलब क्या था? उन्होंने वाज़े तौर पर इन हिंदुत्वा के दहशतगर्दों को के गर्दन तक पहुंचकर उनकी गर्दन दबोच ली थी। लेकिन आपको यह बता दूं कि 2017 में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी, उन्हें वाज़े तौर पर एनआईए के जो ने हिदायत दी थी कि आप सॉफ्ट जाएं इनके बारे में। सादबी प्रज्ञा टिंग सागुर, कर्नल पुरोहित और जो भी मुलजिमीन है या मुजरिमीन थे, उनके खिलाफ आप सॉफ्ट जाएं, यह वाज़े तौर पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा था। तो इसका मतलब यह है कि आप इंसाफ पर भी डाका डाल रहे हैं। और आपने देखा कि एक दिन पहले इंसाफ यानी फैसला आने से एक दिन पहले हमारे अमित शाह कहते हैं कोई हिंदू दहशतगर्द नहीं होता। अगर आप दहशतगर्द नहीं होता तो मक्का मस्जिद बम धमाकों में जो मुलविस थे वह कौन था? ये इसका जवाब अमित शाह को देना चाहिए। जालना के बम धमाकों में कौन मुलविस था? इसका जवाब क्या अमित शाह दे सकते हैं? मालीगांव धमाके में कौन मुलविस था? क्या अमित शाह इसका जवाब दे सकते हैं? हालांकि अमित शाह को मालूम है, अमित शाह को यह भी मालूम है कि कौसर बी का कत्ल किसने किया था, उसकी इज्तिमाई रेजी किसने थी और उसे फिर जिंदा किसने जलाया था। क्या वो भी दहशतगर्द नहीं थे और उनका किस मजहब से ताल्लुक था? क्या अमित शाह ये जवाब दे सकते हैं? आप सोहराबुद्दीन शेख को जिस तरह फर्जी इनकाउंटर में मारा गया, उनको किसने मारा? क्या वो दहशतगर्द नहीं थे? क्या अमित शाह इसका जवाब दे सकते हैं? ये एक सवाल पैदा होता है। अरे मेरे भाई, नांदेड़ में बाज़ाब्ता आरएसएस के दफ्तर में बम बनाने के दौरान धमाका हुआ और उसमें 2 लोग मर गए थे, हलाक हो गए थे और बाद में पता चला कि आईईडी वहां पर मौजूद था। तो क्या अमित शाह को पता नहीं कि दहशतगर्द कौन है? यकीनन देखिए, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को आज जब हिरासत में लिया गया एहतजाज के दौरान में और उनको जब पुलिस ने जो है अपनी गाड़ी में बिठाया, तो उस वक्त उनका यही कहना था कि ना अमित शाह जवाब देना चाहते हैं ना मोदी जवाब देना चाहते हैं। जी जी, उनका यही सवाल था कि आप जवाब क्यों नहीं देना चाहते जब हम जवाब पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि मालेगांव धमाकों के सिलसिले में जो भी जो है हालात आए हैं, जो भी सबूत मिले हैं, जो भी सिचुएशन जो है यहाँ पे देखी गई है,
उस सिचुएशन के बारे में भी उन्होंने जवाब नहीं। देखिए आप देखिए कि कितनी जो है खुली हठधर्मी है यहाँ पे। आप देखिए कि जो मुंबई ट्रेन धमाकों के सिलसिले में जो 13 कसूरवार जो है रिहाई पाते हैं, जी। उनको जो है मुंबई हाई कोर्ट जो है, बॉम्बे हाई कोर्ट उनको जब उनको रिहा कर देता है, बरी कर देता है और कहता है कि इनके ताल्लुक से हमें सबूत नहीं मिले हैं और ये मुल्जिम नहीं हो सकते, वो भी 18 साल बाद। जी हाँ जी। ये मामला भी 18 साल तक अदालत में चलता रहा। अरे साहब वो तो पूरे जेल में रहे, मालीगांव के जो मुजरिमीन थे, जो कातिल थे, ठीक है, अब अदालत ने उन्हें तो बरी कर दिया है, लेकिन उससे पहले वो तो पैरोल पे थे, जमानत पर थे, पूरे जमानत पे थे। और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने तो इलेक्शन भी लड़ा। जी हाँ। पार्लियामेंट में भी 5 साल तक जो है वो एंजॉय करती रही, पार्लियामेंट में आती जाती रही। इलेक्शन भोपाल से उनको लड़ाया गया और फिर उन्होंने जीत दर्ज की। ये कमाल की बात है कि जो है भोपाल से उनकी जीत भी होती है और फिर वो पार्लियामेंट में भी जाती हैं। और इस तरीके से बहरहाल जो है देखिए 10 साल से जो हुआ, पहले 5 साल तो लोग अच्छे दिनों का इंतज़ार करते रहे, लेकिन उसके बाद जो लोगों पे जो है जो फैसले थोपे गए हैं, जिस तरीके से लोगों को परेशान किया गया, जिस तरीके से लोगों की जेब काटी गई, उसके बाद तो लोग चौकन्ना हो गए थे। वो उनको समझ में आ गया था कि ये सिर्फ मज़हब की अफीम खिला के जो है ये मनमानी कर रहे हैं। आज देखिए अडानी की जो पोर्ट है, अहम तरीन कलीदी पोर्ट के मतलब है कि इस मामले से अडानी अगर इस्तीफ़ा देते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। कितने बड़े पैमाने पे आप देखिए यहाँ पे धांधलियाँ हो रही हैं, कितने बड़े पैमाने पे यहाँ पे सूरत हाल बिगड़ रही है। और इससे पहले भी कहा गया, जब मोदी ने कहा कि हमारी माशी हालत सुधर रही है, हम इक़्तिसादी तौर पे जो है मुस्तहकम हो रहे हैं, तो तब भी लोगों ने कहा कि आप जो इक़्तिसादी तौर पे मुस्तहकम होने की बात करते हैं, वो तो सिर्फ चंद सरमायादारों के हाथ में जो है दौलत चली गई है। आम आदमी तो पहले भी गरीब था, आज भी गरीब है, बल्कि गरीब तर कर दिया गया है आम आदमी को। और हर शोबे में हर शोबे में आपने नए नए कानून नाफिज करके, नए नए जो है कानून लागू करके और नए नए जो है हालात बना के लोगों से पैसे छीनने का काम किया है मोदी सरकार ने। तो ये सब कुछ इस मुल्क में हो रहा है। एक जानिब माशी हालत ख़राब है, एक जानिब जो है इनकाउंटर के नाम पे लोग मारे जा रहे हैं, और एक जानिब जो है फ़ौज का मतलब है कि फ़ौज की सरपरस्ती जैसे हालात भी जो है। अब देखिए फ़ौज के फ़ज़ाइया के सरबराह का बयान आता है, CDS का बयान आता है, और फिर आर्मी चीफ़ का बयान आता है, और फिर हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कैसे जो है तेज़ी से कार्रवाइयाँ हो रही हैं आर्मी और पुलिस की जाने से। तो बहरहाल सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इन सारी चीज़ों के बीच आज एक बार फिर मोदी हुकूमत पे सवाल खड़ा हो गया है। और सवाल ये है कि ये करप्शन के आखिर कितने मामलों में मुलव्विस हैं और ये करप्शन में किस हद तक डूबे हुए हैं, इसका आवाम अंदाज़ा लगाना चाहती है। बहरहाल नाज़रीन, आज का दिन ऐसा लग रहा है कि जमहूरियत के लिए एक सियाह दिन है, क्योंकि 300 अपोजिशन अरकान को हिरासत में लिया जाना बहुत ख़तरनाक बात है, जमहूरियत के लिए ख़तरनाक रुझान है। और मोदी हुकूमत क्या कर रही है इसका इससे भी अंदाज़ा हो रहा है। बहरहाल आपको वोट चोर को बेनकाब करने वाले राहुल गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और ऐसे में तमाम अपोजिशन जमातें इसकी मजम्मत कर रही हैं। नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। हैदराबाद फ़रक़न नज़र बुनियाद से उस खबर का ताल्लुक़ है। हैदराबाद में हाइड्रा जो खिदमात हैं मार्शल्स के एहतजाज के बायस कुछ मुतासिर हुई हैं, और इस सिलसिले में आपको बता दें कि हुकूमत ने एक जियो जारी किया था जिसके तहत मार्शल्स की तनख्वाहों में 7,000 रुपये कटौती करने का ऐलान किया गया था, जिसके खिलाफ रियासत में ख़ासतौर पर हैदराबाद में जो हाइड्रा के मार्शल्स हैं उन्होंने एहतजाज किया और अपने जो ड्यूटीज़ हैं या फ़राइज़ है उसका बाइकाट भी किया है। नतीजे में 51 हाइड्रा की गाड़ियाँ रोक दी गई हैं, जिससे 150 शहर के 150 डिवीज़न में काम मुतासिर हो गया है। हाइड्रा के जो मार्शल्स एहतजाजी मार्शल्स हैं उनका कहना है कि जब तक हमारी तनख्वाह यानी बहाल नहीं की जाती हम काम नहीं करेंगे, और इन लोगों ने रिजिग्नेशन लेटर्स भी दे दिए हैं जिस पर दस्तखत करने के लिए कहा गया है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये बहुत अच्छी मिसाल नहीं है, क्योंकि
बारिश शदीद हो रही है और फिर महकमे मौसमियात ने आइंदा घंटों में भी ज़बरदस्त यानी तूफ़ानी बारिश की पेशकयासी की है और आपने देखा कि किस तरह के हालात सिर्फ 2 दिन या 3 दिन की बारिश से पैदा हुए हैं। बहरहाल नाज़रीन, जब हैदराबाद की बात आती है तो हैदराबाद में आपको बता दें कि हमेशा से खिलाड़ियों की और जो माहिरीन होते हैं मुख्तलिफ शोबे के, उनकी ज़बरदस्त हौसला अफजाई की जाती है, पिज़िराई की जाती है। और ऐसे में आपको ये बताना ज़रूरी है कि कल ताज हैदराबाद में एक ज़बरदस्त तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें हैदराबाद की अहम शख्सियतों ने शिरकत की, जिसमें जनाब आमिर अली खां MLC भी शामिल हैं। और आपको ये बता दें कि ये तकरीब दरअसल अफसानवी क्रिकेटर विकेट कीपर सैयद मुश्तबा हुसैन किरमानी के लिए जो उनकी किताब है यानी स्टम्प्ड जो किताब है उसकी तकरीब रस्मी जराई के मौके पर मुनक़िद की गई थी। तो आपको बताना यह है कि 1983 का जो वर्ल्ड चैम्पियन हिंदुस्तान था उस टीम का हिस्सा भी किरमानी थे, विकेट कीपर थे। और किरमानी के बारे में हम आपको बता दें कि उस वर्ल्ड कप के दौरान उन्हें बेहतरीन विकेट कीपर करार दिया गया था। वैसे भी जहाँ तक किरमानी का सवाल है, मुश्तबा हुसैन किरमानी की पैदाइश अगरचे तमिलनाडु यानी मद्रास में हुई, लेकिन उनकी इब्तदाई पढ़ाई ऑल हाई स्कूल में भी और फिर वो यानी अपने वालिदैन के साथ बेंगलुरु मुंतकिल हो गए और उनके जो भाई है वो हैदराबाद में ही मुंतकिल हो गए यानी दारुशफ़ा में वो रहते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, कल जो तकरीब मुनक़िद हुई, हिंदुस्तानी टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया वो भी मौजूद थे। और 1983 के वर्ल्ड कप की जो टीम के अरकान हैं, ख़ास तौर पर महिंदर अमरनाथ की मौजूदगी ने उस तकरीब को बहुत ही खूबसूरत बना दिया था। मोहम्मद अजहरुद्दीन साबिक़ इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी मौजूद थे। और इसके अलावा आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि इस मौके पर कई अहम शख्सियतें ने भी अपनी मौजूदगी के ज़रिए इस तकरीब को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। इस मौके पर मोहम्मद सिराज ने खिताब करते हुए कहा कि 1983 में जबकि हिंदुस्तान ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती थी उस वक्त हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी और किरमानी साहब जो हैं वो नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक अज़्म और हौसले की तहरीक हैं। इसी तरह जनाब आमिर अली खां MLC ने भी खिताब किया और कहा कि मैं हैदराबाद अपनी तरफ से, रोज़नामा सियासत की तरफ से, सियासत TV की जानिब से और अपने हैदराबादियों की तरफ से ख़ास तौर पर सैयद मुश्तबा हुसैन किरमानी को इस किताब के लिए यानी उनकी खुद नविश्त सवाने हयात है उसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। तो बहरहाल ये बहुत ही अच्छी तकरीब रही। साजिद पीरजादा ने भी खिताब किया और ख़ास तौर पर उन्होंने किरमानी की सताइश की। अजहरुद्दीन ने भी उन्हें ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि किर भाई, यानी आप देखिए किरमानी को किर भाई अपने प्यार से कहते थे कि वो अब तक के हिंदुस्तान के बेहतरीन विकेट कीपर हैं। तो सज्जा साहब आप ये बताइए कि जो ये तकरीब मुनक़िद हुई, बेंगलुरु में भी मुनक़िद हुई थी, लेकिन हैदराबाद में जो तकरीब मुनक़िद हुई थी चीफ मिनिस्टर अपनी मसरूफियात के बायस शिरकत ना कर सके, लेकिन जी विवेक जो हमारे वज़ीर लेबर हैं उन्होंने इस महफिल के इनेकाद में अहम किरदार अदा किया। देखिए, जी विवेक ही इस महफिल के मेज़बान थे और यकीनन जो है काफ़ी पुरअसर तकरीब रही है। गुज़िश्ता रोज़ स्टम्प के नाम से उन्होंने जो है अपनी आप बीती शाये की है सैयद किरमानी ने और यकीनन ये आप बीती बड़ी दिलचस्प साबित होगी। और इस आप बीती में जो है 1983 के वर्ल्ड कप, उससे पहले की इंडिया की क्रिकेट और मौजूदा क्रिकेट और इस दौरान में आने वाले उतार चढ़ाव के हवाले से जो है बहुत सारी बातें क्रिकेट के शायकीन को पढ़ने को मिलेंगी और बहुत सारी जो है कहानियाँ जो वक़ूफ़-पज़ीर हो चुकी हैं उस ज़माने में, वो कहानियाँ भी जो है लोगों को जो है पढ़ने को मिलेंगी। एक बहुत ही जो है पुरवक़ार तकरीब थी और सबसे अहम बात जैसा कि आपने कहा, साबिक़ कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, मतलब क्रिकेट के साबिक़ कप्तान इंटरनेशनल क्रिकेट के मोहम्मद अजहरुद्दीन भी मौजूद थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि नौजवान खिलाड़ी मोहम्मद सिराज ने भी जो है अपनी गुनागो मसरूफियत के बावजूद, जबकि हालिया दिनों में जो है ओवल के मैदान में उन्होंने जो कारनामे सरअंजाम दिए हैं, सारी दुनिया में उनकी जो है तारीफ़ हो रही है, उनकी मदद सराही हो रही है। मतलब एक कि उनका इस महफिल में आना यकीनन इस महफिल के लिए एक बहुत ही जो है एक खुशगवार बात थी। और सबसे अहम बात ये कि लाला अमरनाथ जो के फर्जंद जो थे महिंदर अमरनाथ जो मतलब ये एक मायानाज खिलाड़ी रहे हैं, मैन ऑफ द मैच थे वर्ल्ड कप के, बिल्कुल मायानाज खिलाड़ी रहे हैं,
उनकी भी मौजूदगी इस महफिल के रौनक को दुबाला कर गई थी। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, दीगर जो मौजूद शख्सियत थी उसमें आपको बता दें कि टिमरीज़ के सरबराह फ़हीम कुरैशी और मुजाहिद आलम खां भी नुमायाँ थे। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक हमारे प्रोग्राम का सवाल है, हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों को कभी भूल नहीं जाते और फरामोश भी नहीं कर सकते। अब आपको ये बता दूँ कि बरतानिया और कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी रियासत फ़लस्तीन को एक अलहदा रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। और आपको यही बताना ज़रूरी है कि इसराइल की दरिंदगी का सिलसिला भी जारी है और इसराइल फ़लस्तीनियों को शहीद करता जा रहा है। और अक़वाम मुत्तहिदा में आपको बता दूं कि ज़बरदस्त हंगामी इजलास मुनक़िद हुआ और चीन ने कहा कि गज़ा पर जो इसराइल कंट्रोल हासिल करना चाहता है, सारी दुनिया और ख़ास तौर पर चीन उसकी मुखालिफत करते हैं और इसराइल पर कब्ज़े की हम शदीद मुखालिफत करने वाले हैं। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी बात है, फ़लस्तीनियों की फ़तह है और यकीन मानिए कि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।